कंट्रोल। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.2 ऑफ आवर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक मशीन। ठीक है, इसमें वो कहता है फिगर 1.8 ए शोज अ फेरोमैग्नेटिक कोर हुज मीन पाथ लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। अब मैं इसकी शेप भी साथ साथ दिखाऊंगा। ये देखें, ये शेप है इसकी। ठीक है, वो कहता है ये वाली फिगर आपको दिखाई गई है जिसमें जो फेरोमैग्नेटिक की मटेरियल कोर की जो मेन पाथ लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। मतलब इसमें एक एयर गैप आ गया। स्टूडेंट कभी कभार मैंने आपको बताया था स्टील का मटेरियल कुछ ऐसा बनाया जाता है, हम जो स्टील के मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए, वो कभी कभार क्या होता है जिसमें कहीं पे मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से एयर गैप पैदा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटर में एयर गैप या हमें दिखाया जा रहा है। सेंटर में एयर गैप होने की वजह से यहाँ पे एक अलहदा से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है। मतलब इस वक्त यहाँ पे दो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं, एक ये फाई हमारा ये वाला है और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे वो कहता क्या है जी, हम ये चीज़ जानते हैं। वो कहता है मेन पाथ लेंथ है उसकी 40 सेंटीमीटर। ये देखें, हमने यहाँ पे मेंशन की L1, यानी कि हमारी जो मेन पाथ लेंथ थी उसको मैंने मेंशन कर दिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो हम ये काम कर नहीं सकते, मैंने उसे मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो हमें एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर मिलेंगे, 1/100 मीटर। ठीक है, मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। आगे आता है जी, आगे देखें वो स्टेटमेंट में क्या कहता है। आगे वो कहता है देयर इज अ स्मॉल गैप। अब उसने उसी स्मॉल गैप की बात की जो मैं आपको कह रहा था कि एयर गैप आ गया बीच में, 0.05 सेंटीमीटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ अदरवाइज होल कोर। वो कहना चाहता है कि उसकी जो लेंथ है वो 0.05 सेंटीमीटर गैप की है। देखें, मैंने यहाँ पे L2 को मेंशन किया हुआ है और उसकी लेंथ की बात की है। ठीक है, L2 इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। इसको भी मैंने 100 से डिवाइड किया ताकि ये मीटर में आ जाए, तो मेरे पास ये वैल्यू आई। आगे वो कहता है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 12 सेंटीमीटर। कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये A1 यानी कि हमारी मतलब कि मटेरियल का एरिया था जिसको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। एक मीटर में मैंने बताया 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को मीटर 2 मीटर में मैंने कन्वर्ट करना है, तो मैंने 2 दफ़ा इसकी वैल्यू को 100 से तकसीम किया और ये मीटर स्क्वायर में चली गई है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है जी, आगे वो कहता है हमें द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज 4000। ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंचे अभी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो स्टील का मटेरियल इस्तेमाल किया गया उसकी है 4000। इसे म्यू आर से प्रेजेंट करते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है 4000, म्यू आर इज इक्वल टू 4000। आगे वो क्या कहता है जी, एंड द कॉइल ऑफ द वायर ऑन द कोर हैज 400 टर्न्स, यानी कि 400 टर्न्स हमने कॉइल अपनी पे लगाए हैं। ये जो आपको यहाँ पे सेकंड पेज पे नजर आ रही थी ना, ये जो आपको वायर यहाँ पे लपेटी हुई नजर आ रही है, ये 400 टर्न्स है। ठीक है, आगे क्या कहता है जी, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एन को मेंशन कर दिया। आगे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स म्यू को निकालने के लिए फार्मूला लगाया, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर, जो बनता है मतलब कि यहाँ पे आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये हमने याद रखनी होती है। 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -7। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ जी, 4000 के साथ। तो देखते हैं कितनी बनती है। 4000 से मल्टीप्लाई करवाया और 10 पावर इज -7 से करा दिया, तो ये स्टूडेंट आ रही है 1.6। इसको मेंशन कर देते हैं, मैंने म्यू पहले ही निकाल लिया। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। और एक चीज़ याद रखनी है, ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, आगे देखो, आगे वो क्या कहता है। आगे वो कहता है एंड इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एयर गैप बाय 5% इंक्रीजेस। सॉरी, ये थोड़ा छोड़ गया। assume द फ्रिंजिंग इन द एयर गैप इंक्रीजेस द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एयर गैप बाय 5%। वो कहना चाह रहा है कि आपका ये जो इसका एरिया था ना आपकी कोर का, वो आपका था 100% था। ठीक है, वो जो आपका एयर गैप का एरिया है वो 105% है, उससे 5% ज्यादा है। उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा मैं क्या करता हूँ। ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो 12 सेंटीमीटर अब 100 अब मैं देखो, जैसे हम स्टूडेंट्स देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे 12 टोटल नंबर है। अगर हम मेरे 5 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वो कहना चाह रहा है 5% ज्यादा है, मेरे 5 नंबर आ जाते हैं ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, अपने 5 नंबर, मेरे 5 नंबर आया 12 में से, मैं अपनी अगर परसेंटेज निकालना चाहूँ तो मैं इस तरह से करता हूँ, 5 अपने 5 को टोटल नंबर पे डिवाइड करता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इस तरह से मेरी परसेंटेज आती है। तो ये मेरे 5% आया 100 में से। ठीक है, तो देखो 5 को अगर 12 से तकसीम किया जाए और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो कितना आता है, ये तो कुछ और ही आ गया मेरे ख्याल में, मैं अपोजिट कर गया हूँ। रुक जाए 1 मिनट। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ मेरे अजीज अब मुझे समझ आ गया
कि हमारे पास आगे 100% था, ठीक है, 100%। तो 100% को हम 1.00 समझते हैं, ठीक है। अब देखें, ध्यान से देखें, अब वो कहना चाह रहा था 5% ज़्यादा हो जाता है, ये जो परमेबिलिटी का एरिया होता है एयर गैप का, ठीक है, वो 5% ज़्यादा है। तो आपने पता क्या करना है, 100 में 5 जमा कर लेना, 100 में 5 जमा कर लेना। ये देखें, मैं 100 में 5 जमा करूँ तो 105 हो जाएगा। इसको आपने करना है 100 से तकसीम, 105%, मतलब कि ये 5% ज़्यादा होगा, 1.05। अब आपका जितना एरिया पहले वाला था ना, उसका यही कहने का मतलब था कि आपका जो एयर गैप का एरिया वो प्रीवियस टाइम से 5% ज़्यादा है, यानी कि 105% था, जो बनता है 1.05। अगर मैं उसकी परसेंटेज खत्म करना चाहूँ तो इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई देनी है। तो इतना एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में है एयर गैप का। ये देखो, यहाँ पे हम लिखने लगूँ A2, क्योंकि एरिया जो एयर गैप के लिए हम ले रहे हैं उनके नाम हम लेंथ का L2 रखा है, A2 रख दिया, और इसका जो एरिया है वो 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको अगर मैं लेके जाना चाहूँ इस फॉर्म में तो ये आ जाएगा 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसको भी मैंने क्या किया जी, 10,000 से तकसीम करवाया, तब जाके ये वैल्यू आई है मेरे पास। इस वैल्यू को मैंने 10,000 से तकसीम करवाया, मतलब 2 दफ़ा 100 से तकसीम करवाया सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में लाने के लिए। अब चलते हैं उसकी मेन बात पे आगे। वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है स्टूडेंट्स गिवन दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द टोटल रिलक्टेंस। हमने टोटल रिलक्टेंस निकालनी है, आर इक्विवेलेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फिनोमिना के अंदर। आगे वो कहता है द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ, यानी कि हमने करंट फाइंड आउट करना है इसमें कि वो फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट कर सके, यानी कि B 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप। अब ये चीज़ें सारी हमारी डन हो गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका सर्किट मैं आपको दिखा दूं क्या है जी। हमने टोटल रिलक्टेंस निकालनी है ना, तो ये इसका सर्किट है, ये देखें, ये इसका सर्किट है। इसमें देखा जाए तो दोनों रिलक्टेंसेस सीरीज में है, तो यहाँ पे भी सेम एज इट एज LCA का कंसेप्ट चलेगा कि टोटल रिलक्टेंस इसके सीरीज में टोटल होगा, यानी कि इन दोनों का सम हो जाएगा। R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू RC प्लस RA। अब इनको निकालना कैसे है, ये सब आप जानते हैं कैसे, कि एक सिंपल R पहले मैं निकालता हूँ जी किसका रिलक्टेंस, अपने मटेरियल का रिलक्टेंस, उसको R1 चले कह लेते हैं। उन्होंने RC नाम दिया हुआ है तो हमें भी वैसे वही देना चाहिए, क्योंकि जो शक्ल में नाम दिया गया वही देखें। शक्ल में उसने बोला हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखें, कोर के रिलक्टेंस को बोला हुआ रिलक्टेंस ऑफ कोर मींस RC। ये वो रिलक्टेंस है जो हमारे मतलब के स्टील के मटेरियल की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ ओवर म्यू एरिया, तो L1 आ जाएगा इसकी जगह, ओवर आ जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी कि A1 आ जाएगा। L1 कितनी है हमारे पास 0.4, म्यू कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इतना हो गया हमारा म्यू। और एरिया हमने इसका A1 निकाला था, वो कितना 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ से हमें मिल जाएगी रिलक्टेंस ऑफ कोर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे और आपको आंसर बताते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मेरे पास रिलक्टेंस ऑफ कोर आई है 208,333.3 और इसका यूनिट होता है एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, ये इसका यूनिट होता है। अब हम निकालेंगे रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, तो उसको उसने क्या नाम दिया है, RA उसने नाम दिया है एयर गैप की रिलक्टेंस को, वो देखें RA दिया हुआ है, ठीक है। RA इज इक्वल टू L2 इसमें आ जाएगा ओवर म्यू आएगा यहाँ पे सिर्फ म्यू, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एरिया A2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो यहाँ पे म्यू को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम म्यू नॉट इस्तेमाल करेंगे। देखो एयर गैप, अब ये एक हवा है, हवा का मतलब के दबाव, इसमें म्यू R नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी स्टील की बताई गई है। स्टील की मतलब कि अपनी कोई परमेबिलिटी होती है, लेकिन एयर गैप की जो स्टील की मतलब कि रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 1 होती है, उसको वैसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 आप पुट भी कर लो तो आपको सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू ही पुट करनी होगी, तो म्यू नॉट यहाँ पे म्यू की जगह म्यू नॉट पुट होगा, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एयर गैप का जो म्यू होता है वो म्यू नॉट के बराबर होता है। L2 हमारे पास कितनी थी जी, लेंथ 2 एयर गैप की कितनी थी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वो देखें ऊपर पुट है। उसके बाद जी बटे में आ जाएगा म्यू नॉट हमारे पास कितना होता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। उसके बाद जी एरिया A2 हमने निकाला यहाँ पे 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है जी। सारी वैल्यूज आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 315,783.61 अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ठीक है जी, ये वैल्यू आई है इसकी मेरे पास। तो जो बच्चे कहते हैं सर आपका आंसर थोड़ा आगे पीछे होता है बुक के बदले, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो हमें बुक्स दी गई है ना, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एडिशन, इसमें थोड़ी मिस्टेक है कैलकुलेशंस की। आप कभी करके देखिएगा, उन्होंने जो वैल्यूज़ लिखी होती है उनको पुट करके देखिएगा कैलकुलेटर पे, आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो ये मिस्टेक्स हैं, आपने ये नहीं समझना कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। अब देखें, हमने जैसा कि देखा था सर्किट में कि दोनों यानी कि रिलक्टेंस जो थी वो क्या थी, सीरीज में थी। तो टोटल रिलक्टेंस किसकी इक्वल होगी, आर सी प्लस आर ए के। ये हमारा ए जूस था, तो इसको हमने कैलकुलेट करना था। तो इन दोनों को जमा कर देंगे, इनकी वैल्यूज मैं डायरेक्ट ही पुट करता हूँ कैलकुलेटर पे और डायरेक्ट ही आंसर लिख देता हूँ 208, क्योंकि ये तो आंसर आया हमारा, तो ऊपर वाली बस पुट करनी है 333.3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 524,116.92 अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ये हमारे आंसर ए आ गया। ठीक है जी, इसमें डॉट वैसे ठीक लगता है, मैंने देखा ये थोड़ा ना एडजस्टेबल लगता है। अब हमने करंट मालूम करनी है, आई की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हम आई में फंसे हैं थोड़ा, तो आई में फंसने से बेहतर है कैसे हम बचें इससे, ये चीज़ हमें ज़्यादा मैटर करती है। तो देखें हम कैसे बच सकते हैं जी। अब ज़रा क्वेश्चन पे गौर करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करना पड़ेगा। पार्ट तो हल हो गया, अब हम बी पार्ट को हल करते हैं। उसमें उसने बोला था द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला, यानी कि आपने करंट मालूम करना था। तो स्टूडेंट्स करंट के लिए सबसे पहले आप जानते हैं, हमने सर्किट में देखा कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका फार्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ होता है एफ इज इक्वल टू फाई आर। एफ इज इक्वल टू फाई आर। अब आर यहाँ पे कौन सी होगी, आर इक्विवेलेंस, जो हमने अभी अभी रिलक्टेंस निकाली है टोटल। ठीक है, वो आई है 524, पता नहीं कितनी, बहुत ही लंबी वैल्यू है हमारी। तो उसके बाद अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारी होती है मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये कब जनरेट होती है हमारे सर्किट के अंदर, जब वायर के अंदर, यानी ये डिपेंड कर रही होती है कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और कितना करंट उनमें से गुजर के गया है, उस लिहाज से मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। और तो इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एन आई। हमने करंट ही मालूम करना, इससे हमारी मदद हो गई। उसके बाद फ्लक्स तो हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया, तो फ्लक्स का भी फार्मूला होता है, आप सब जानते हैं, बी ए, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी एक तो इसमें आ गई, और दूसरे नंबर पे जो एरिया है वो एयर गैप का एरिया होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला था द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप। एयर गैप की बात कर रहा है, तो एयर गैप के एरिया की बात करेगा, यानी इसमें एरिया आ जाएगा A2, क्योंकि A2 हमने नाम दिया था अपने एयर गैप के एरिया के, वो देखें वो A2 हमने लिखा था, तो यहाँ पे A2 पुट होगा। और दूसरी बात, आर इक्विवेलेंस यहाँ पे वही होगी टोटल रिलक्टेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स ये फार्मूला यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो उसकी यहीं से नुमाइंदगी होती है। अब हम n से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये n इधर आ जाएगा, या कह लें हमने दूसरे स्टेप में n को यहाँ पे उठा के ले आए, बात एक ही है। अब यहाँ से हमारा करंट का फार्मूला जनरेट हो गया, वैल्यूज पुट करते जाओ। बीटा की उसने कितनी दी है, ये बीटा बोल गया मैं इसको, क्या इसको कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी की कितनी है 0.5 टेस्ला, तो ये पुट कर दी। उसके बाद एरिया A2 हमें कितना फाइंड आउट हुआ था, A2 हमने वो देखें ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है 1.26, वो देखें स्टूडेंट्स वो ऊपर मेंशन है। ठीक है, 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, तो ये आ गया 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। बुक पे आपने डिपेंड नहीं करना, वहाँ पे आंसर गलत है। ये देखें, ये आपने ये वैल्यू पुट करके देखनी है। RC ये उसने निकाला हुआ रिलक्टेंस ऑफ द कोर, जो हमने RC पहले निकाला है, इसका आंसर कुछ हो रहा है, हमारा कुछ हो रहा है। तो यही मिस्टेक्स हैं इनकी, ये बुक वालों की, जो इन्होंने बच्चों को वैसे ही आ रहे हैं कहने के क्वेश्चन सही तरीके से हल करके नहीं दिए हुए। तो देखें स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। आर इक्विवेलेंस हमने यहाँ पे पुट करनी है, रिलक्टेंस ऑफ इक्विवेलेंस, तो वो हमारे पास आई थी 524,116.92। उसके बाद बटे में आगे नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स उसने हमें बताए थे शुरू में 400 टर्न्स लगाए गए थे, तो यहाँ से हमें करंट मालूम हो जाएगा। अब देखते हैं अपने कैलकुलेटर पे कि कितना करंट आता है हमारा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करने लगा, 0.5 इंटू 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, साथ में आ जाएगा जी हमारा 524,116.92। ये सारे मल्टीप्लाई हुए और इस आंसर को हमने डिवाइड करा दिया जी किससे, अपने 400 के साथ। तो ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट 0.82।
0.82 अम्पेयर। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा आंसर डिफरेंट ही आया होगा बुक से, क्योंकि बुक वाले ने सही तरीके से कैलकुलेशंस नहीं की हुई है, बुक में मिस्टेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप चेक कर लीजिएगा, वे हमारा बिल्कुल उन्हीं के मुताबिक है लेकिन उनकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।